चलिए जी, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द टैक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन करा था सैलरी का बेसिक, और मैंने बोला था इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, जरा एग्जांपल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वो इनकम सैलरी है या नहीं है। अब पहला इसमें लेक्चर सेट द क्वेश्चन पेपर ऑफ अदर यूनिवर्सिटी द रेम्युनरेशन व्हिच इज रिसीव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी एज द यूनिवर्सिटी इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ सच लेक्चरार। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि साहब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मिस्टर आर हैं, ठीक है, मिस्टर आर हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है, मान लीजिए मैथ्स के प्रोफेसर हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मिस्टर आर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर हैं। मिस्टर आर को एक अदर यूनिवर्सिटी, मान लीजिए जे से कॉल आया, उनसे कहा कि मिस्टर आर भैया, आप क्योंकि एक मैथ्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हम चाहते हैं आप हमारी यूनिवर्सिटी में बीएससी या एमएससी, बीएससी एमएससी में जो भी मैथ्स का पेपर है वो आप सेट करो। मैथ्स का पेपर, बीएससी में एग्जाम का जो मैथ्स का पेपर है वो आप सेट करो, हम चाहते हैं आप हमारे लिए पेपर बनाओ और इसके बदले में हम आपको 50,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। इसके लिए हम आपको 50,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास समझने वाली बात क्या है कि साहब मिस्टर आर को ये 50,000 रुपए जो मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं? जेएनयू से मिल रहे हैं, ठीक है। ये वन टाइम पेमेंट है क्योंकि वो बीएससी के लेवल पे मैथ्स का पेपर बनाएंगे। दूसरी चीज यहां पे समझने वाली बात यह है कि मिस्टर आर को मंथली सैलरी 1 लाख रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मिलती है। मिस्टर आर को दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। अब दो पेमेंट है, एक तो ये 1 लाख रुपए वाली और एक ये 50,000 रुपए वाली। अब हमें समझना है साहब कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। देखिए, जो उसको 1 लाख रुपए पर महीना मिलता है, कहां से मिलता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलता है। क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको कंट्रोल में रखते हैं? क्या उनसे कहते हैं कि साहब ये क्लास लेनी है, इतने बजे आना है, ऑफ यूनिवर्सिटी का टाइम ये है, आपकी क्लास का टाइम है, कि पूरा कंट्रोल रहता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मिस्टर आर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए हुए निर्देशों या उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जब वो कहेंगे इस क्लास में लो, उस क्लास में जाएंगे, इस बजे क्लास आओ, इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाओ, इतने बजे जाएंगे, तो पूरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोल में। लेकिन क्या जेएनयू का मिस्टर आर पे कोई कंट्रोल है, या इनको वन टाइम पेमेंट करिए, सिर्फ भैया एग्जाम का पेपर बना दो, बाकी हमारा आपका वास्ता खत्म? तो क्या ये 50,000 रुपए मिलने वाला रेम्यूनरेशन क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो एग्जांपल है वो ये कह रहा है कि अगर लेक्चरर सेट करता है क्वेश्चन पेपर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का, द रेम्यूनरेशन विच रिसीव इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी एज द यूनिवर्सिटी इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ सच लेक्चरर, ठीक है। कमीशन रिसीव बाय द डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी। देखिए, नॉर्मली जो है डायरेक्टर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय हैं। तो भाई दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक तो आप कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर है और हो सकता है एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर हो, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सब डायरेक्टर भी हो और कंपनी के एम्प्लॉय भी हो। अगर आप सिर्फ डायरेक्टर हो, यहां पे लिखा कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी कैन नॉट बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी ओनली इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपको डायरेक्टर के रूप में जो भी कमीशन मिल रहा है, किसी भी डायरेक्टर को किसी कंपनी से कमीशन के रूप में कुछ भी पेमेंट मिल रही है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है तो जाहिर सी बात है फिर वो पेमेंट आपकी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? वही बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई कंपनी किसी कंपनी डायरेक्टर को कमांड नहीं कर सकती, बल्कि डायरेक्टर तो कंपनी के लिए अकॉर्डिंग बिजनेस ला रहा है, उसको चला रहा है, बल्कि कंपनी को वो चला रहा है। तो इसलिए यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्टनर के केस में भी सेम बात होती है। अगर कोई पार्टनर किसी फर्म से, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। अब ए बी और सी हर महीने मान लीजिए 50,000 रुपए महीना
सैलरी विड्रॉ कर लें, 50,000 ये कर रहा है, 50,000 ये कर रहा है, 50,000 ये कर रहा है, हर तीनों मिलके 50,000 रुपए सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या ए को जो सैलरी मिल रही है अपनी पार्टनरशिप फर्म से, क्या ए और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ए, बी या सी को कमांड नहीं कर सकती, बल्कि ए, बी, सी पार्टनरशिप को कमांड करे, क्योंकि बिजनेस तो अल्टीमेटली वो चला रहे हैं। सिर्फ सैलरी नाम से कहने से अगर कोई पेमेंट मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। हमने क्या बात करी थी साहब? आपको पहले समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है नहीं कहीं। क्या पार्टनर और उसकी पार्टनरशिप के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? क्या पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई कमांड देती है? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है? नहीं है साहब, नहीं हो सकता। तो इसलिए सैलरी बोनस कमीशन ड्यू और रिसीव बाय द नेसेसरी फ्रॉम फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर शेल नॉट बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। ठीक है। उसके बाद किसी भी एमपी एमएलए को अगर कोई पेमेंट मिलती है, देखिए एमपी एमएलए को कहते हैं सैलरी मिलती है, लेकिन एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी या पैसा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए एमपी एमएलए ना किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। कहां पर? पार्लियामेंट में। ठीक है। स्टेट असेंबली या सेंट्रल असेंबली में, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है अनटिल जब तक उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मिस्टर अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है, ये एमपी हैं, मिस्टर अखिलेश यादव एमपी हैं। अब एज अ एमपी होने के नाते इनको कुछ ना कुछ मंथली में पेमेंट मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होगी, कुछ भी, किसी, देखो नाम कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो, कमीशन का हो, क्या कुछ भी, XYZ कुछ भी नाम से बोल सकते हैं, लेकिन हमें समझना क्या पड़ेगा? रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है? हमें पहले उस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी भी एमपी एमएलए को मिलने वाला कोई भी पैसा सरकार से सैलरी हेड में टैक्सेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात, वो एमपी उस सरकार या जिस अथॉरिटी, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको जो भी पैसा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेकिन कंट्रोल में नहीं है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अपने एरिया का डेवलपमेंट करना है, जो भी आपको खर्चे चाहिए हमसे पेमेंट ले लो, यही तरीका होता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव को मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मान लीजिए मिस्टर अखिलेश यादव को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री मिल जाती है, तो अब वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हो गए। और अगर वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होल्ड करने के लिए ये इनको जो भी सैलरी मिलेगी एज अ डिफेंस मिनिस्टर, वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल आती है, और होम मिनिस्ट्री के पास पूरी पावर है डिफेंस मिनिस्ट्री को चलाने का, मतलब पूरा निर्देश का, पूरा कंट्रोल होगा। फिर क्यों? डिफेंस मिनिस्ट्री किसको रिपोर्ट करेगी? होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। तो इसका मतलब एमपी एमएलए को मिलने वाला कोई पैसा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो किसी मिनिस्ट्री को होल्ड नहीं करते जब तक। ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे आगे पढ़ लेते हैं। यहां पे क्या बात लिखी हुई है कि एमपी और एमएलए, एमपी स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब एमएलए is not a government employee and therefore remuneration received by them is not taxable at salary income. Salary received by the government minister is taxable under salary. मैंने क्यों कहा? क्यों? अगर आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर हो, भाई आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर कोई पोजीशन होल्ड करते हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, और मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसमें एम्प्लॉय कौन होगा? वो मिनिस्टर, और एम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पर फिर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन नॉर्मल केस में एमपी एमएलए को मिलने वाला कोई भी पैसा सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। अब ये लास्ट एग्जांपल देखिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सारी चीजें और क्लियर होंगी, इसको जरा ध्यान से समझिए। मैं पहले इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, और ताकि और चीजें क्लियर हों। देखिए कैटरीना एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। और जरा ध्यान से समझना, कैटरीना एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड, यहां पे वर्ड क्या लिखते हैं? इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब चोपड़ा फिल्म्स में वो एम्प्लॉयड है, तो क्या मतलब उस चोपड़ा फिल्म्स के एम्प्लॉय आगे पढ़ते हैं।
इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 2.5 लाख रुपए महीना। मतलब कैटरीना भैया चोपड़ा फिल्म्स के यहां काम करती है और उसे महीने का 2.5 लाख रुपए रेम्युनरेशन मिल रहा है। अब वो सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, कमीशन ही हमें क्लियर नहीं। वो कह रहा है भैया 2.5 लाख रुपए आपको अमाउंट मिलती है, कुछ भी हो सकती है, वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी हो सकता है। शी एक्ट्स इन वेरियस फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। देखिए चोपड़ा फिल्म्स क्या डायरेक्शन हाउस है, ये डायरेक्टर है, बनाते हैं फिल्म, ये डायरेक्टर है, और वो एक्ट करती है वेरियस फिल्म प्रोड्यूस बाय वेरियस प्रोड्यूसर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर चोपड़ा फिल्म्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं लो भैया, मान लीजिए यहां पे इसको ऐसे समझते हैं, यहां पे इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूं मैं कि ये है, मान लीजिए चोपड़ा फिल्म्स, ये है डायरेक्टर, ठीक है, चोपड़ा फिल्म्स, ये डायरेक्टर। मिस्टर आमिर आए, मिस्टर आमिर ने चोपड़ा फिल्म से कहा कि भैया लो 50 करोड़ रुपए, लो 50 करोड़ रुपए पकड़ो पकड़ो, अब मेरे लिए कोई बढ़िया सी मूवी बना दो। कौन सी हीरोइन लोगे, कौन से हीरो लोगे, क्या म्यूजिक रखोगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मेरे 50 करोड़ रुपए पकड़ो और मेरे लिए मूवी बना देना, और मुझे भैया 50 करोड़ की जगह आप 60 करोड़ रुपए वापस कर देना, बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा बनता है वो आपका, वो मुझे मतलब, मुझे अपना 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए 50 करोड़ रुपए। सीधा सीधा ऐसे ही होता है काम। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, पैसा देते हैं डायरेक्टर को, लो भैया पैसा पकड़ो, इसका 50 करोड़ 100 करोड़ लो, मुझे इसका 120 130 करोड़ रुपए दे देना, बाकी पैसा आपका, मुझे उससे मतलब नहीं है। मिस्टर आमिर ने चोपड़ा फिल्म्स को 50 करोड़ रुपए दिए और कहा मेरे लिए एक मूवी बना दो। चोपड़ा फिल्म्स के यहां कैटरीना एम्प्लॉयड, मैंने वहां वर्ड लिखा है, कैटरीना एम्प्लॉयड है और उसको 2.5 लाख रुपए पर महीना सैलरी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चोपड़ा फिल्म्स के यहां कैटरीना एज अ एम्प्लॉय काम कर रही है, उसे महीने के 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब महीने के जब 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो कैटरीना को मतलब नहीं है कि वो एड में काम करे, वो फिल्म में काम करे, किसकी फिल्म है, कौन हीरो है, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे तो महीने का 2.5 लाख रुपए चोपड़ा फिल्म वाले दे रहे हैं, चाहे उसके पास काम हो या ना हो, मूवी बन रही हो या नहीं बन रही हो, लेकिन चोपड़ा फिल्म उसको 2.5 लाख रुपए महीना दे ही रहा है। ठीक है, तो कैटरीना एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स वेयर शी इज पेड मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 2.5 लाख रुपए। शी एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। द रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म्स डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म्स बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर। यही अपने बात करी। अब ऐसे केस में जो कैटरीना को 2.5 लाख रुपए मंथली रेम्युनरेशन मिल रहा है, क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कैटरीना को पूरा कंट्रोल है, किसका? चोपड़ा फिल्म्स का। चोपड़ा साहब उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। उसको 2.5 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं और उसका कहते हैं भैया तुझे मतलब नहीं, तू इस दिन आ, यहां पर काम कर, इतने बजे जा। पूरा कंट्रोल होगा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, बिल्कुल होगा। लेकिन दूसरा केस, in this case 2.5 lakh will constitute salary in the hands of Katrina since the relationship of employer employee exists between the Chopra himself Katrina। हमने बात समझ ली। अब लेकिन मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि हमारे वाले केस में यहां पर ये चोपड़ा फिल्म्स हट जाए, हमारे वाले केस में ये चोपड़ा फिल्म्स हट जाए और आमिर खान खुद एक मूवी बना रहे हैं, आमिर खान एक मूवी बना रहे हैं, ठीक है, आमिर खान एक मूवी बना रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है खुद वो मूवी बनाए या किसी और डायरेक्टर को ले लिया, मान लीजिए अगर उसने चोपड़ा फिल्म्स को ही ले लिया मूवी बनाने के लिए, चोपड़ा फिल्म्स को ही बोला। अब चोपड़ा फिल्म्स क्या है ना, कोई हीरोइन काम नहीं करती है या कैटरीना उनके यहाँ काम नहीं करती है, मान लीजिए चलिए कैटरीना को छोड़ दे, उन्होंने कहा चोपड़ा फिल्म से, आमिर ने बोला कि भैया ऐसा है, मुझे ना कैटरीना को लेकर मूवी नहीं बनानी है, कैटरीना आजकल चल नहीं रही है, आप एक काम करिए, आप दीपिका को ले लीजिए। अब दीपिका के पास गए चोपड़ा फिल्म वाले, उसने कहा भैया 10 करोड़ रुपए लूंगी मूवी में काम करने का। अब ये चोपड़ा फिल्म्स ने दीपिका को 10 करोड़ रुपए दिए, कैटरीना को दे रहे थे 2.5 लाख रुपए महीना, और उससे जो मर्जी मतलब किसी मूवी एड कुछ भी कहीं पे भी काम करो, मंथली 2.5 लाख रुपए चुपचाप लेते रहो, चाहे काम हो या चाहे ना हो। दीपिका के केस में उन्होंने 10 करोड़ रुपए दीपिका को दिए। अब ये दीपिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सिर्फ इस आमिर की मूवी के लिए ही है। जो आमिर खान ने चोपड़ा फिल्म को 50 करोड़ रुपए दिए हैं, उस 50 करोड़ में से भैया उनके पास 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ तो दीपिका ले गई और 40 करोड़ में अब उसको मूवी बनानी है पूरी। तो यहां पर जो दीपिका को 40 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होने चाहिए? मेरा क्वेश्चन यहां पर ये आता है। क्या चोपड़ा फिल्म्स और दीपिका के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, या
दीपिका सिर्फ इस पर्टिकुलर मूवी के लिए ही चोपड़ा फिल्म के साथ काम कर रही है। या ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, आमिर डायरेक्टली दीपिका को पैसे दे देते 10। देखो, फिल्म सेट पे आना है, मूवी में काम करना है, लेकिन उनका कोई एम्प्लॉय नहीं है, मंथली रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे, मंथली कोई फिक्स पेमेंट नहीं कर रहे, जिससे दीपिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लाइबल है, सिर्फ बाइंड है चोपड़ा फिल्म के साथ काम। क्योंकि इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया हमें 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में फिल्म खत्म करनी है, और आप हमारे जो है 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पूरी फिल्म में तरीके से काम करना। लेकिन वो इसकी एम्प्लॉय नहीं है दीपिका, उसको पैसा मिल गया, उसने 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन वो आएगी, काम करेगी, वो बता देगा भैया ये सेट है, ये एक्टिंग है, ये डायलॉग है, ये म्यूजिक है, ये गाना है, ये सीन है, सब बताएगा। वो डायरेक्टर है, क्योंकि डायरेक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दीपिका और चोपड़ा फिल्म्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर कोई मास्टर और सर्वेंट है ही नहीं। दीपिका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाउंड है उसके साथ काम करने। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो अपने घर चली जाएगी 10 करोड़ उठा के। तो इसी वजह से यहां पर हमें दीपिका के केस में वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कैटरीना के केस में वो यहां पर एम्प्लॉय है, क्योंकि महीने का 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, चाहे काम हो या ना हो, उसको मंथली 2.5 लाख रुपए दे रहा है। वो किसी भी एड में, उसको किसी भी फिल्म में, किसी भी एड में काम कर, दीपिका को कहते भैया ये फिल्म करे, वो वाली फिल्म कर ले, इस वाले एड में भी कर लो, नहीं करेगा, कहेगा भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो इसलिए तभी मैंने कहा था कि थोड़ा सा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को पहले समझना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि किसी इनकम को सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था सैलरी हेड से रिलेटेड बेसिक्स और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जाम्पल। उसके बाद जब मीनिंग ऑफ सैलरी या बाकी जो चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर होगा कि सैलरी हेड में हम किस किस तरह की इनकम को टैक्सेबल करते हैं। अब इसमें जो और 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड सैलरी। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, जैसे फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है, सरेंडर ऑफ सैलरी, सैलरी पेड टैक्स फ्री, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। ये तो हम अलग से सेक्शन 9(1) पढ़ लेंगे। हमें बेसिकली इन 4 पॉइंट को कवर करना है, ये तो हमने अगले सेक्शन में कवर अप हो ही जाएगा। तो इस 4 पॉइंट को कवर करने के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। आज के इस वीडियो को यहां तक ही लिमिट रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बनाने, शॉर्ट वीडियोस बनाने, ताकि आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। मिलता है अपने नए वीडियो में। थैंक यू।